हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा बिजनेस लॉ में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी किताबों में ये एक आध चैप्टर के अंदर ही दे देता है, लेकिन हम इसको अलग से एक चैप्टर मान के पढ़ा रहे हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम है। किसको लॉ ने कहा है कि इनके अंदर कैपेसिटी मानी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करने की और इनके अंदर नहीं मानी जाएगी। या फिर हम दूसरी भाषा में कहें, कौन से लोग हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो एक बार छोटा सा हम अपने हिसाब से मीनिंग बताएंगे, फिर आपको एक्ट के थ्रू पढ़ाएंगे, मतलब अधिनियम के थ्रू पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे, देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या टॉपिक है। आज आपको पढ़ा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसके अंदर हम बता रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में बोला जाएगा पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। मतलब कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। लॉ ने बताया है कि भाई पहली बात तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब 18 साल या उसके ऊपर का होना चाहिए, 18 इयर्स और एबव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भाई पर्सन जो है सही दिमाग वाला होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। पर्सन सही दिमाग वाला होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा आता है पर्सन जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ। मतलब सर इसका भी मैं बताऊंगा, एक बार लिख लूं पहले। पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ मतलब यह है कि कोई विदेशी राजदूत, फॉरेन एम्बेसडर या फिर कोई इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, या फिर कोई अपराधी मतलब कन्विक्ट, या फिर कोई मैरिड वुमेन, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ ने इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर रखा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। पहला, व्यक्ति जो 18 साल है उसके ऊपर होगा। दूसरा, जो सही दिमाग का होगा। तीसरा, जो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन बात आती है तो सर कौन नहीं कर सकता है, तो इसी का उल्टा कर दो, माइनर नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? माइनर नहीं कर सकता, मतलब जो 18 साल के नीचे की एज का है। दूसरा, जो अनसाउंड माइंड है, मतलब जिसका दिमाग सही नहीं है, जैसे किसी का कोई मानसिक बीमारी है, कोई शराबी है, या कोई बेसुध व्यक्ति है जो हमेशा नींद में रहता है, तो उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड माना जाता है। अगला आता है पर्सन डिस्क्वालीफाई अंडर लॉ। यहां पर नॉट लिखा है, वहां डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मतलब वो व्यक्ति जो अपराधी है, जो इंसॉल्वेंट है, मतलब दिवालिया है, जो फॉरेन एम्बेसडर्स है, ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ओवरऑल क्या बताया। वो व्यक्ति जो 18 साल है उसके ऊपर होगा, वो व्यक्ति जो सही दिमाग का होगा, वो व्यक्ति जो हमारे लॉ के द्वारा रोका नहीं गया होगा, जैसे कि कोई फॉरेन एम्बेसडर्स, जैसे कोई दिवालिया, कोई अपराधी, कोई मैरिड वुमेन, ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट फिर कर पाएंगे। अगर इस कैटेगरी में आप पाओगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए जरा हम लॉ के थ्रू अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नाम लिख दिया गया है। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं मीनिंग, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक की मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है, क्या बताया गया है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो एज ऑफ मेजॉरिटी का होना चाहिए। मतलब उसकी जो एज है वो 18 साल है उसके ऊपर होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए। दूसरा, वो सही दिमाग वाला होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का। तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाइड, और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई
डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालीफाई कौन होता है? जो अपराधी है, जो दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट है, ये लोग डिस्क्वालीफाई है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर आता है इसका मतलब इट मींस फॉलोइंग पर्सन आर इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य है। कौन कौन से लोग हैं? मतलब नीचे बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो अयोग्य हैं, जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन लोग हैं? तो वही मेजर का उल्टा माइनर, साउंड माइंड का उल्टा अनसाउंड माइंड, और नॉट डिस्क्वालीफाइड का उल्टा डिस्क्वालीफाइड। तो आइए देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, नोट्स बन जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, तो मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर कौन? जो 18 साल की एज से नीचे है, ठीक है। दूसरा अनसाउंड माइंड, जो सही दिमाग वाला नहीं है। तीसरा पर्सन डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ, मतलब जो अपराधी है या जो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, वो लोग नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है। अब सबसे पहले देखो बच्चा, जो 18 साल है उसके ऊपर मेजर है, उसके बारे में लॉ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन लॉ ने कुछ बातें माइनर के रिगार्डिंग भी बताई हैं, माइनर के संबंध में भी बताई हैं कि माइनर कौन है, माइनर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। फिर साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब जो सही दिमाग वाला नहीं है, वो कौन है, कौन कौन लोग आएंगे उस कैटेगरी में। फिर पर्सन डिस्क्वालीफाई अंडर लॉ, कौन कौन से लोग जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई करके रखा है, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे माइनर कौन है। तो माइनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो 18 साल के नीचे का है। मतलब 17 साल हम कह रहे हैं 11 महीना, अगर 17 साल 11 महीना वो 29 दिन का भी है ना, तो एक दिन के लिए भी वो माइनर माना जाएगा, एक घंटे के लिए भी बेटा वो माइनर माना जाएगा हमारे लॉ के अनुसार। तो जो व्यक्ति 18 साल से नीचे है, जिसने 18 साल पूरा नहीं किया, उसे माइनर कहेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है? एनी पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज, मतलब कोई व्यक्ति जिसने 18 साल की एज को प्राप्त नहीं किया, वो बेटा माइनर है। फिर क्या कह रहा है? अ माइनर हैज नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर के पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है, कोई भी क्षमता नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार का प्रवेश कर सके। फिर एग्रीमेंट मेड विद माइनर इज बिकम वॉइड, कोई भी एग्रीमेंट आप माइनर के साथ करोगे तो वो व्यर्थ माना जाएगा। व्यर्थ का क्या मतलब होता है? वॉइड का क्या मतलब होता है? मतलब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अदालत में अगर आप उसके खिलाफ केस भी फाइल करोगे ना, तो अदालत जो है आपको हटा देगी, सेट असाइड कर देगी कि भाई इसको जो है हम सुनने वाले नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट माइनर के साथ हुआ है, वो बेकार सा एग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं इधर। तो ये टॉपिक स्क्रीनशॉट लेकर के आप खींच करके लिख लीजिएगा, आगे देखते हैं। अच्छा, यहां मैंने छोड़ रखा भी केस लॉ समझाऊंगा आगे। चलिए, इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। बच्चों अभी हम माइनर के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइनर कौन है, उसका क्या प्रभाव हो, क्या एग्रीमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अगर करता भी है तो क्या क्या नियम है, तो माइनर के एग्रीमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले लॉ में लिखा गया है रूल्स अबाउट पार्टनरशिप। रूल्स अबाउट पार्टनरशिप मतलब साझेदारी के संबंध में नियम। कई जगह हेडिंग में लिखा है रूल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप, साझेदारी के संबंध में क्या नियम माइनर को लेकर बनाए गए। अगर मान लीजिए कोई माइनर है और वो पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता है, क्या बोला मैं, अगर कोई माइनर है और वो पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। लॉ ने मना नहीं किया, बट लॉ ने कंडीशंस लगाई। क्या? पहली बात तो उस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर हैं, ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उनका कंसेंट मिलना चाहिए, उनकी सहमति मिलनी चाहिए। सारे पार्टनर सहमत हो, ये माइनर हमारे यहां पार्टनर बनेगा। दूसरा, सिर्फ प्रॉफिट में बनेगा। किस में बनेगा बच्चा? प्रॉफिट में। लॉस में पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी आप नहीं थोप सकते हैं। तो इसलिए माइनर सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर बनेगा और सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, तो कंडीशंस पूरा होना चाहिए। तो माइनर पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर, बट सारे पार्टनर की सहमति और ओनली प्रॉफिट में, लॉस में नहीं। दूसरा, अब माइनर कैन बी एजेंट। क्वेश्चन आता, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए। एजेंट कौन होता है? जिसको मैंने अथोराइज किया है कि आप मेरा काम करें। मान लीजिए मैं ये बिजनेस चलाता हूं और मेरे पास एक परिवार में छोटा बच्चा है जिसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है, तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे ना रहने पर इस बिजनेस को देखो, पूरी फीस लो, जो एडमिशन कराने आए उसका एडमिशन लो, कोई कुछ बात हो तो तुम देखो।
लेकिन लॉ कहता है माइनर एजेंट तो बना लिए हो, लेकिन कोई भी गलती करेगा तो जिम्मेदारी हिमांशु सिंह आपकी होगी। तो मतलब आप एक माइनर को एजेंट बना सकते हो, बट उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आएगी, जितनी भी लाइबिलिटी निकल के आएगी, वो उसके प्रिंसिपल को चुकाना पड़ेगा, मतलब मुझे चुकाना पड़ेगा जिसने उसको एजेंट बनाया हुआ। क्लियर। दूसरा आता है, अब माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। माइनर को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं भाई, जब उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई भी इंसॉल्वेंसी नहीं डिक्लेयर की जाएगी। तो मतलब माइनर किसी प्रकार की जब लाइबिलिटी नहीं चुका सकता, लोन नहीं ले सकता, तो इंसॉल्वेंट कहां हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अगला, इन केस ऑफ नेसेसिटीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज वैलिड। अगर ये बात याद रखना, अगर कोई माइनर है और उसने अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए एग्रीमेंट किया है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है जो कि माइनर है, 18 साल की एज से कम है। मिस्टर बी है जो कि बेटा 18 साल से ज्यादा है, मेजर है। ठीक है, यहां मेजर है, एम का मतलब मेजर, एम का मतलब माइनर। अब ए के परिवार में कोई इतना सक्षम नहीं है कि जो ए को पढ़ा सके, लिखा सके, लेकिन बी ने इस व्यक्ति को कहा, ए को, कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा, शादी करूंगा, तुम्हें खाना दूंगा, पीना दूंगा, जो भी है, जो आवश्यक है जीवन के लिए। और ये मान जाता है, बी इसको पूरी चीज सप्लाई करता है, सब समय के साथ देता है, और ये एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है बाद में। अब लॉ कहता कि ये नेसेसिटीज के लिए तुमने जो एग्रीमेंट किया है, अपनी प्रॉपर्टी से कुछ पैसा तुम बी को दे सकते हो जब बी मांगेगा। तो मतलब अगर किसी माइनर ने अपनी नेसेसिटीज के लिए, जो आवश्यक है जीवन के लिए, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और शादी भी, तो बेटा इसके लिए अगर किसी ने सप्लाई आपको कर रखा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी से लेने का पूरा हक रखता है, जितना उसने खर्चा किया हुआ। समझ में आई बात। ठीक है, तो माइनर नेसेसिटी एग्रीमेंट कर सकता है और वो वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात। और या तो वैलिड भी है तो ये इस तरीके के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। फिर चलिए इसको मिटा दें, वरना कंफ्यूजन आपको होगी। थोड़ा सा हम इसको हटा दें, ठीक है, नहीं तो आप लोग लिखेंगे तो उल्टा सीधा लिख डालेंगे, क्योंकि पीपीटी से ना पढ़ा के मैंने मैन्युअली अपने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, तो इसलिए ध्यान दें। ठीक है, चलिए अब फिर आता है माइनर पेरेंट्स विल नॉट बी लाइबल। क्वेश्चन, अगला जो रूल है, माइनर पेरेंट्स विल नॉट बी लाइबल। माइनर के जो गार्जियन हैं, मम्मी पापा हैं, वो लाइबल नहीं होंगे। मान लो मैं 18 साल से नीचे का हूं, अभी मेरी एज मेजर नहीं पहुंची है, मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करके चला आया, तो उसके लिए मेरे मम्मी पापा लाइबल नहीं हो। समझ में आई बात। हाँ, लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा के सामने कोई मतलब मेरे मम्मी के पापा के सामने मैं किसी के एग्रीमेंट कर रहा हूं, मेरे मम्मी पापा खड़े हैं और वो बोल नहीं रहे, तब फिर वहां पर मेरे मम्मी पापा जिम्मेदार होंगे। और जनरली अगर मेरे मम्मी पापा नहीं है वहां पर और मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करके आया, तो फिर मेरे पेरेंट्स लाइबल नहीं होंगे मेरे किसी भी एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि मेरे साथ किया गया एग्रीमेंट वैसे भी बेकार है, वाइड है, बट मेरे मम्मी पापा को उसमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये लॉ ने माइनर के लिए छूट दे रखा है। अगला, एग्रीमेंट मेड विद माइनर बिकम वाइड। याद रखना, कोई भी एग्रीमेंट अगर आप माइनर के साथ करते हो बेटा, तो व्यर्थ मान लिया जाता। व्यर्थ का मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब अदालत में, कोर्ट में वो लागू नहीं होगा, परिवर्तनीय नहीं होगा, वो शुरू से बेकार है। जैसे मान लीजिए कि एक माइनर है और उसको आपने मोबाइल बेचने के लिए कहा कि ठीक है तो मेरी मोबाइल खरीद लो 5000 में, और वो रेडी हो जाता है, 3000 रुपया देकर के 2000 नहीं देता है, और मान लो कल को 2000 देता भी नहीं है, तो कोर्ट में अगर आप केस करते हैं ना, तो कोर्ट कहेगी ये तो बेकार एग्रीमेंट था, व्यर्थ एग्रीमेंट था, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट व्यर्थ होता है। अब आप 2000 रुपया नहीं ले सकते उससे, कोर्ट उसको बरी कर देगी, छोड़ देगी। समझ में आई बात। तो लॉ ने कहा कोई भी एग्रीमेंट माइनर के साथ अगर करोगे तो व्यर्थ मान लिया जाएगा। लेकिन एक बात और लॉ ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जो ये जानता है कि हम माइनर और एग्रीमेंट करेंगे तो हमारा लॉ कुछ नहीं करेगी, सब बेकार एग्रीमेंट मान लिया जाएगा, हम तो बच जाएंगे, तो लॉ ने कहा अगर जानबूझ के तुम इसका फायदा उठाओगे तब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लॉ ने ये भी बात कही है। चलिए, हमारे भारत में क्या होता है, आए दिन अक्सर जो क्रिमिनल केसेस वगैरह बेटा होते हैं माइनर से कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 4-6 महीने की जेल होगी, बहुत होगा वो जुवेनाइल वगैरह रखे जाएंगे, फिर छोड़ दिए जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना। तो माइनर को लेकर के अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा वो जो निर्भया रेप केस हुआ था बेटा दिल्ली में, उसमें आपने देखा होगा मेनका गांधी जी जो
सांसद थी पिछली बार तक, मतलब सुल्तानपुर से भाजपा से, उन्होंने आवाज उठाई थी कि 16 साल तक के बच्चे को मेजर, 16 साल के ऊपर जो उसको मेजर डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि 16 साल के ऊपर के बच्चों की हरकतें मेजर वाली हो जाती हैं। अब तो खैर 10 वालों की हरकतें मेजर वाली लगती हैं, लेकिन वो उनका जो कहना था ठीक था, बट गवर्नमेंट ने इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया। समझ में आई बात? तो माइनर को लेकर के काफी छूट दिया गया, बट इसका गलत फायदा लोग उठाते हैं। आगे आइए। अच्छा एक बात और बेटा, रुक जाते हैं, इसका केस लॉ पढ़ लेते हैं। इसी में केस लॉ है, एग्रीमेंट मेड विद माइनर बिकम वाइड। कोई भी एग्रीमेंट माइनर के साथ अगर किया जाएगा तो वो बेकार है, व्यर्थ है। ऐसा एक केस हुआ था भारत में, उसमें निर्णय दिया गया था, फैसला दिया गया था अदालत के द्वारा। केस का नाम देख लेते हैं, कौन सा केस है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अभी मैं इसको सही से लिखता हूं अगले पेज पे, टेंशन मत लें, बस केस का नाम जान लें। माइनर एग्रीमेंट मेड विद माइनर बिकम वाइड, इसका ये जो केस है इसका नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। आइए देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। हेडिंग क्या है, माइनर, एक मिनट, थोड़ा सा हम कुछ और सोच रहे हैं, लिख कुछ और है, ठीक है, एक मिनट। एग्रीमेंट मेड विद माइनर बिकम वाइड। एग्रीमेंट मेड विद माइनर बिकम वाइड, ऐसा हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं। 1 2 3 4 5 छठे पॉइंट का मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं केस लॉ के साथ। एक केस हुआ था भारत में 100 साल पहले लगभग, उसी में ये जजमेंट आया था, कोई भी एग्रीमेंट माइनर के साथ करोगे तो वाइड मान लिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या हुआ था जजमेंट में, क्या केस था। बच्चों एक आदमी होता मिस्टर ए, जो कि माइनर होता है। क्या होता है? माइनर होता है, ठीक है। और वो मिस्टर बी से कहता है कि मुझे आपसे कुछ लोन चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। बी कहता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा। अब ये मान लेते 17 साल 17.5 साल का रहा होगा, लॉ तो हमारे यहाँ कहता है एक घंटा भी छोटे तो माइनर हो तुम। तो इसने कहा ठीक है हम आपको जो है, मतलब इसने बी ने कहा ठीक है हम लोन दे देंगे। बी बड़ा था, 18 साल उसके ऊपर था, 30-40 साल का आदमी था। अब बी कहता ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। इसने क्या, इससे पूछा कितना लोन चाहिए, तो ए ने कहा हमको 8,000 का लोन चाहिए। ए ने कितने का लोन मांगा बी से? 8,000 का। बी कहता ठीक है लोन ले लो, लेकिन ये बताओ लोन चुकाओगे कैसे? तो इसने, ए ने कहा हम लोन चुकाएंगे प्रॉमिसरी नोट साइन करके। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है बेटा? प्रतिज्ञा पत्र होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई उधार लेता है, कोई क्रेडिट पे बिजनेस करता है उधार, तो एक पत्र साइन किया जाता है, प्रॉमिस दिया जाता है कि मैं मिस्टर हिमांशु, अपने नाम से मैं मान बना रहा हूं, वचन देता हूं कि मैं मिस्टर राम के मांगने पर, जब ये मांग करेंगे तो मैं इनका पैसा इतने दिन के अंदर दे दूंगा। तो ये प्रतिज्ञा पत्र होता है। तो मिस्टर ए ने बी से पैसा मांगा 8,000 रुपया। बेटा हर किताब में अलग अलग अमाउंट लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप 8,000 याद कर लेना। किसी किताब में 20 लिखा है, किसी किताब में 40। इतने साल पहले घटना, एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसका, बट एक डेटा किताब में मैंने पढ़ा तो मैं वो बता रहा हूं। ए 8,000 रुपया मिस्टर बी से लोन मांगता है, बी कहता है ठीक है मैं दे दूंगा। तो ए कहता है ठीक है मैं वादा करता हूं, प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहा हूं, और इसको जब आप हमें दिखाओगे तो मैं आपको 8,000 रुपया चुका दूंगा। और ये प्रॉमिसरी नोट साइन होता है 10,000 का। क्यों 10,000 का सर? ब्याज वाज के साथ। ये कहता मैं आपको जब कहोगे 8,000 मतलब 10,000 रुपया आपके 8,000 के बदले में 3 महीने के अंदर जब भी मांगो मैं चुका दूंगा। प्रॉमिसरी नोट का जनरली जो वैलिडिटी होती है बेटा 3 महीने होती है, ठीक है। कहानी क्या है? एक है माइनर जो कि बी से लोन मांगता है, बी कहता है ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हमें कैसे पता कि तुम दोगे? तो ये कहता हम पीएन साइन कर रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट, और इसमें लिख रहे हैं कि वादा करते हैं आपको जब आप पैसा मांगोगे 3 महीने के अंदर, जिस भी डेट पे हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। लोन देने के बाद बी बेटा मर जाता है, बी जो है रेस्ट इन पीस हो जाता है, बी जो है खत्म, क्योंकि सबके जीवन का एक दिन समाप्त होना है तो ये भी खत्म हो जाता है। अब बी जब खत्म हो जाते हैं, इनकी पत्नी होती है, इनकी पत्नी होती है, मान लेते हैं सी। अभी नाम बताऊंगा कौन क्या, बट आप एबीसी में समझें। पत्नी सी होती है और एक दिन इसको ये पीएन मिल जाता है, इसके मरने के 4-6 महीने बाद ये प्रॉमिसरी नोट मिल जाता है इसको, कागज पढ़ती है,
तो इसको, और ये बात पता भी रहता कि हमारे पति ने इसको पैसा दिया, क्योंकि हर पति अपने पत्नी को बताते ही सारी बताता सारी बातें, ऐसे बातें खास करके। तो ये कहती है कि इससे ए से सी, मतलब उसकी पत्नी कहती है, तो ये मर चुका है ना, इसका काम खत्म, इसको मिटा देते हैं हम। इसकी पत्नी कहती है बी से, मतलब सी ए से, कि मेरे हस्बैंड से जो तुमने पैसा लिया था वो पैसा मुझे दे दो। तो ये कहता मैंने हस्बैंड से आपके पैसा लिया था, आपको क्यों पैसा दूं? ये कहती भाई ये तो नैतिकता आपकी सही नहीं है, आपको पैसा देना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने आपको पैसा दिया था, उस समय मदद की थी, आपने प्रॉमिसरी नोट भी साइन कर रखा है। तो ये कहता हम नहीं देंगे, समय निकल चुका होता है। ये कहता प्रॉमिसरी नोट का टाइम तो निकल गया, 3 महीने का था, अब पैसा मांगने आ रहा हूं, कहां से दूंगा? अब इसके पास एक सहारा बचता है कोर्ट में जाने का, अदालत में जाने का। ये इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे अदालत में जाती है। इसका नाम होता बेटा मोहरी बीबी। इसका नाम क्या है? मोहरी बीबी। सर इसके नाम के आगे बीबी लिखा इसलिए नहीं बेटा, इसका नाम मोहरी बीबी है, उसकी बीबी थी इसलिए नहीं, इसका नाम होता मोहरी बीबी। चलिए इसका नाम है बेटा मोहरी बीबी, इंग्लिश में लिखेंगे मोहरी बीबी, इसका नाम है मोहरी बीबी। और इसका नाम है बेटा धर्मोदास घोष, DHARMO, धर्मोदास घोष। बंगाली लग रहा है क्या कुछ? हाँ, मोहरी बीबी धर्मोदास घोष। तो बेटा उसकी पत्नी का नाम है मोहरी बीबी जिसने लोन दिया है, और जिसको दिया गया था लोन जो माइनर था उसका नाम धर्मोदास घोष। तो मोहरी बीबी ने धर्मोदास के ऊपर केस किया। तो केस का नाम आप क्या पढ़ते हैं? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो मोहरी बीबी ने, मतलब उसकी पत्नी ने धर्मोदास के ऊपर केस किया था। अब समझ में आ गई घटना क्या हुई थी। तो जब मामला अदालत जाता, अदालत दोनों की बातें सुनता और अदालत कहता है ये बताइए इन्होंने आपके हस्बैंड से लोन कब लिया था? ये कहता है कि सर हमने लोन लिया था इतने दिन पहले। तो अदालत देखता है और अदालत को पता चलता है ये तो उस समय माइनर था, भले आज मेजर हो गया है अलग बात है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब की बात देखी जाती है, उस समय तो ये माइनर था। तो अदालत ने निर्णय दिया कि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट बेकार होगा। इस वजह से मोहरी बीबी केस हार जाती हैं और ये फिर केस जीत जाता। सर ये तो गलत किया ना, मानता हूं बेटा गलत तो है, बट लॉ ने कहा है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट बेकार होता है, तो बेकार है। अब यहां पर मोहरी बीबी इसको जबरदस्ती नहीं कर सकती तो मेरा पैसा लाके मुझको दो, ठीक है। तो यहां पर ये केस हार जाती, धर्मोदास केस जीत जाता है। तो यहीं पर एक फैसला है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में बताया गया कि एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ करोगे तो वो बेकार मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट नेसेसिटी का एग्रीमेंट, आवश्यकताओं का, कपड़ा, खाना, मकान, शादी, शिक्षा, इसको छोड़ के कोई भी एग्रीमेंट उसके साथ बेकार हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट बेटा? चलिए अब फिर मैं आपको बताता हूं आगे के टॉपिक। देखिए आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, यहां तक तो हो गया एग्रीमेंट मेड विद माइनर बिकम वॉइड। और फिर एन अडल्ट स्टैंड एज श्योरिटी फॉर माइनर, एन अडल्ट स्टैंड एज श्योरिटी फॉर माइनर। श्योरिटी का मतलब होता है बेटा गारंटर, प्रतिभू। जैसे मान लीजिए एन अडल्ट स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर माइनर, मान लीजिए यहां पर मैं आपको समझाऊं फिर से, मान लीजिए कि एक मिनट थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में वो कर दें, अच्छे से समझ लो बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत काम आएगी ये सारी चीजें, CA CS CMA BCom BBA LLB जो भी बच्चे हैं सबके लिए बहुत काम करेगी ये, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर A है और मिस्टर B है। B बेटा एक शॉपकीपर है, दुकानदार है। B जो है एक शॉपकीपर है, दुकानदार है। और मिस्टर एक लड़का है, बॉय है, जो कि अभी 17 साल 11 महीने का है। कितने साल बेटा? 17 साल 11 महीने का है, ठीक है। और अभी ये माइनर है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि 18 साल का पूरा नहीं हुआ। ये एक जाता है B के पास, कहता है हमको 1000 रुपए तक क्रेडिट पे उधार माल दे दीजिए। इसको इसके दुकान से, शॉपकीपर है, दुकान से खाने पीने का सामान चाहिए था। ये कहता हमें 1000 रुपए का उधार दे दीजिए। बी कहता है कि हम आप कैसे दे दें, आप तो बच्चे हैं, कल को हमारा पैसा दे कि ना दे। तो वहीं पर मिस्टर हिमांशु निकल रहे थे, मतलब मैं निकल रहा था। मान लो मेरा ये परिचय का लड़का है और इसने मुझे बुलाया, अंकल ये मुझे पैसा सामान नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैं इसको थप्पड़ मार के दे दूंगा कि मैं गली का जो है माफिया हूं, ऐसा नहीं है। ये मुझे जानता है और इसको ये पता है लड़के को कि ये जो बंदा है ये हमारे अंकल की भी रिस्पेक्ट करता है और ये जानता है।
तो मोहल्ले में अपनी रिस्पेक्ट है थोड़ा, तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं यार, अच्छा नहीं है। चलिए अब ये जो है ये क्या करते हैं, ये बी के पास में जाता हूं, मैं कहता हूं भाई ऐसा है ना, तुम सामान क्यों नहीं दे देते हो उसको। ये कहता भैया पैसे मान लो क्यों दे देगा। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं कि तुम दो, मैं खड़ा हूं, नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो यहां पर ये माइनर था, लेकिन मैं मेजर हूं, मैं 18 साल के ऊपर हूं, तो मेरी उम्र 32-33 के ऊपर जा रही है, तो मैं मेजर हूं। तो वही कह रहा लॉ कि माइनर के लिए कोई भी मेजर गारंटर बन सकता है, सिक्योरिटी बन सकता है, तो मुझे सिक्योरिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? सिक्योरिटी। में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इसे अच्छे समझाऊंगा, बट आप जानो कि ये माइनर था, इसके लिए मैं सिक्योरिटी बन सकता हूं, बट मुझे मेजर होना चाहिए। तो किसी भी माइनर के लिए जो मेजर व्यक्ति है 18 साल के ऊपर है, वो सिक्योरिटी के रूप में खड़ा हो सकता है। अब समझ में आई बात? क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां तक कि हमने सारे पॉइंट बेटा कवर अप करा लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। अब बेटा माइनर का टॉपिक खत्म हो गया। अब अनसाउंड माइंड कौन होता है? तो अनसाउंड माइंड कौन है? जो सही दिमाग से नहीं है। कौन लोग हैं सही दिमाग से नहीं होते हैं? जिनका दिमाग सही नहीं है। ल्यूनेटिक, मतलब कभी जिसका दिमाग सही हो जाए, कभी नहीं, डिसबैलेंस होता रहे, जैसे गजनी की तरह, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, लॉ ने कहा है। इडियट, मूर्ख, जो बहकी बहकी बातें करे संतोष पागल की तरह, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं माने जा सकते। अगला मेंटल डिके, जिनका दिमागी बीमारी है। दिमागी बीमारी मतलब जो शुरू से ही दिमाग से बीमार है, बाद में किसी डिप्रेशन में जाकर के सही सोच नहीं सकते, विवेक नहीं रह गया। अगला शराब पीने वाला, ड्रंकर्ड, दारूबाज, ये लोग बेटा माना जाता है। दारूबाज वगैरह भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं माने जाते। पता लगा रात में पी करके पूरा प्रॉपर्टी लिख दिया, सुबह कह रहे हैं तो हम तो पिए थे, तो खराब हो गया ना। तो ये लोग बेटा अनसाउंड माइंड है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड के बारे में मैंने बताया, ठीक है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी मजा आएगा। अगला पर्सन कौन है जो डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई करके रखा है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? 3 लोगों को पढ़ना था, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड। और कौन कर सकता है? मेजर कर सकता है, सही दिमाग का कर सकता है जो व्यक्ति, और जो डिस्क्वालीफाई ना हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन पर्सन डिस्क्वालीफाइड होते हैं। एलियन एनिमी, हमारा कोई विदेशी शत्रु है। जैसे मान लो हमारा पाकिस्तान से बेटा युद्ध चल रहा है, और हमने पाकिस्तान के व्यापारी से कह दिया कि हमें 5 क्विंटल बादाम तुम भेज दो, तो अब वो हमारा विदेशी शत्रु है। हम जो भी पेमेंट करेंगे वो उसके देश में जाएगा जो हमारे देश के खिलाफ यूज करेगा। तो इसलिए कोई भी हमारा एलियन एनिमी है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा शत्रु है, हालांकि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश नहीं है, ऐसा कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो हमारा एनिमी है, बट अगर कोई देश है जो एनिमी डिक्लेयर हो चुका है तो उसके साथ हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। फॉरेन एम्बेसडर, बेटा विदेशी राजदूत। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में अमेरिका से, जापान से, कनाडा से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जैसे अमेरिका ने अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भेजा होगा, वो उनका एम्बेसी होगा, राजदूत होगा, वहां पर वो होंगे। अब वो हमारे देश में है तो हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो मतलब हमने अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर कोई गलती होती उसको हम जेल में डालेंगे तो मतलब हमने अमेरिका को जेल में डाला, तो यहाँ पर रेपुटेशन खराब हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल की। तो इसलिए हम बेटा इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए हम फॉरेन एम्बेसडर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको जेल में नहीं डाल सकते अगर कुछ गलत हुआ तो। अगला कन्विक्ट, कोई अपराधी है, ऑलरेडी कोर्ट ने उसको अपराधी डिक्लेयर कर दिया है, मर्डर कर रहा है, कत्ल कर रहा है, मतलब एक ही बात हो गई, अपराध कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है बेटा, तो वो जो है फ्रॉड कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। मैरिड वुमेन, सर ये क्यों बेटा? इसमें बात कही गई है मैरिड वुमेन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, क्योंकि मैरिड वुमेन की 2 बातें हैं। एक तो वो अपने पति की प्रॉपर्टी को, हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझती हैं, तो लॉ ने कहा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अपनी प्रॉपर्टी से करेंगी, जो उनके नाम पे होगी, उनके लिए होगी, उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। तो मतलब क्या हुआ? मैरिड वुमेन सर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से नहीं, अपनी प्रॉपर्टी से। आप ये एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। अगला आता है इंसॉल्वेंट, जिसके पास पे करने की क्षमता ही नहीं है, जिसके पास लायबिलिटी चुकाने की औकात ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो कहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा? मान लो कल को कोई और लायबिलिटी आ गई तो कहां से देगा? तो लॉ ने कहा ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर से देखिए बेटा, पूरी बात पढ़िएगा। छोटा सा चैप्टर था, इजी टॉपिक था। अगले चैप्टर में हम बताएंगे फ्री कंसेंट के बारे में,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्री कंसेंट टॉपिक बताएंगे अच्छे से। बट आज आप इतना जान लीजिए कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मेजर, साउंड माइंड, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ। कौन नहीं कर सकता, माइनर, और उसके साथ जो है अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ, ये नहीं कर सकते। माइनर कौन है, जो 18 साल से कम का है। माइनर के बारे में कुछ बातें बताई गई कि माइनर पार्टनरशिप कर सकता है, मैंने ये भी बताया कि बट सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, प्रॉफिट में पार्टनर बनेगा। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वाइड है, जिसमें मैंने केस बताया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, और भी सारी बातें मैंने उसकी बताई। फिर मैंने बताया अनसाउंड माइंड कौन होता है और कौन डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ होता है। इतनी बातों को बताने के बाद मैं यहाँ पर आपके साथ जो है आज विराम लगाऊंगा, क्लास को खत्म करूंगा। थैंक यू बच्चों, ऐसे बने रहिए और सबको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको क्विक रिवीजन, क्विक क्लासेस मिलती रहेंगी जिसमें आपको पूरी क्लास बताई जाएगी। थैंक यू। ओके।